तो सबसे पहले तो ये तो बता ही रखा होगा आपको, जो भी रेफ़रेंस के हिसाब से जब आप बेसिक लेवल पे, इनिशियल लेवल पे है तो रेफ़रेंस ज़रूर यूज़ कीजिए। रेफ़रेंस यूज़ नहीं करेंगे तो इश्यूज़ आएगा, टाइमिंग का इश्यू आएगा, वेट का इश्यू आएगा, और जो कर्व्स वो फॉलो कर रहा है, आर्क जो फॉलो कर रहा है, वो तीनों मिसमैच होगा। तो इसलिए आपको रेफ़रेंस इनिशियल स्टेज पे तो लेके ही चलना है, जब आपके इनिशियल बेसिक एनिमेशन चल रहा होगा। उसको कन्वर्ट करना बता ही रखा है और कर भी लिया है कन्वर्ट। कन्वर्ट करने के बाद जो वीडियो है उसका जेपीईजी सीक्वेंस कन्वर्ट करने के बाद सिंपली माया ओपन कीजिए। इसको हम एक अलग फ़ोल्डर में डाल दे रहे हैं। थोड़ा सा हमने ऑर्गेनाइज़ कर दिया ताकि चीज़ें एक जगह पे रहे। हमेशा चीज़ों को पहले ऑर्गेनाइज़ करना सीखिए, उसके बाद काम करना शुरू कीजिए, अदरवाइज़ क्या होगा, इश्यूज़ क्रिएट होगा। जब भी आप 3D एनिमेशन कर रहे हो तो 3 चीज़ें इनिशियल लेवल पे आपको देखना है, एंटिसिपेशन, आर्क और लास्ट में ओवरशूट। और टाइमिंग का तो एक बार कीज़ लग जाएगा तो उसको मैच किया जा सकता है, ठीक है। तो एंटिसिपेशन क्या होता है, आर्क क्या होता है, ओवरशूट क्या होता है, ये तीनों चीज़ ओवरशूट या ओवरलैप, उसमें भी डिफरेंस देखेंगे। ये इस तरह का एनिमेशन इसने बनाया तो है, लेकिन सबसे पहले उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं जो, ताकि टेल का मूवमेंट समझ में आए, क्योंकि आपका इसमें जो है अगर हम इसको टेल को देखें, ऑब्ज़र्व करें, एक कैमरा यहाँ पे हम लगा लेते हैं, क्रिएट कैमरा, और हम इसके सिर्फ जो है इसके साथ कैमरे को पेरेंट कर देते हैं। यहाँ पे जाते हैं विंडो आउटलाइनर, तो ये हमारा कैमरा 2 आया है। अभी जो है उसको हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ इसको क्या कर दिया, पेरेंट कर दिया। उससे क्या होगा, कैमरा हमारा इसके साथ ही मूव करेगा, तो हमें टेल का मूवमेंट पता चलेगा क्या हो रहा है टेल के साथ। तो ये चीज़ करके देखने से, जब भी हम फेशियल एक्सप्रेशंस बनाते हैं उसमें भी यही काम करेंगे, फेस के साथ ही कैमरे को अटैच कर देंगे, तो उससे टेल कैसे बिहेव कर रहा है वो हमको पता चलेगा, या फेस कैसे बिहेव कर रहा है वो पता चलेगा। तो ये आपका अभी जो आपने टेल बनाया है वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। जबकि अगर हम एक रेफरेंस देख लेते हैं जिसमें टेल बिहेव कर रहा है, तो उसका जो है बिहेवियर कैसा है। तो ये जो टेल है ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन किया हुआ है, ये टेल एज अ स्क्विरल का टेल लग रहा है, और आपका जो है रैंडम टेल मूव कर रहा है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। अगर आप किसी चीज़ को आइडेंटिटी नहीं देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देंगे, तो वो कितना भी आप अच्छा कीज़ लगा ले वो
सामने वाले को अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम कोई भी एनिमेशन जो है रियल लाइफ चीज़ों से रेफरेंस या उसको इमेजिन करके या और उसके बाद उसको एग्जैजरेट करके उसमें उस देखते हैं। तो रियल लाइफ हमने अपने बैक में कुछ देखा होगा, तो इतनी छोटी पूंछ किसकी होती है आप लोग बताइए? जो आप रेगुलरली ऑब्जर्व कर सकते हैं या अट्रैक्ट करता है जो चीज़, तो किस किस चीज़ का इस तरह का पूंछ होता है? पिग का पिग का तो बॉडी का प्रोपोर्शन और पूंछ में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया, तो वो तो बहुत छोटा। हाँ, स्क्वायरल का। स्क्वायरल क्या करता है? हम पिग का भी एग्जांपल ले सकते हैं और उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, क्या नाम है, रैट का। बट रैट डे टू डे लाइफ में हम रैट को फोकस करते हैं, उसके पूंछ को नहीं फोकस कर पाते हैं। लेकिन स्क्वायरल को ओवरऑल हम देखते हैं, जो यहाँ तक कि जू में भी रखे जाते हैं स्क्वायरल। लेकिन आपने बहुत कम देखा होगा नॉर्मल चूहे को या नॉर्मल रैट को रखे हुए। वाइट रैट को तो लोग कंधे पे भी लेके घूमते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट नॉर्मली हम ज़्यादातर स्क्वायरल्स को देखते हैं। तो स्क्वायरल को अगर हम पूंछ को इमेजिन करना शुरू करें तो उसका पूंछ किस तरीके से बिहेव करता है। उसको बस 2 मिनट के लिए आराम से ऑब्ज़र्व कीजिए, सिर्फ पूंछ को, स्क्वायरल को नहीं देखना है आपको, सिर्फ ये पार्ट देखना है। तो ज़्यादा स्टिफनेस आपके इस एरिया में रहता है, लेकिन लास्ट तब जग जाता है तो स्टिफनेस ख़त्म हो जा रहा है, दिख रहा है? यही फीलिंग आपको उस टेल के अंदर लेके आना है। सर यही चीज़ तो नहीं आ पा रही है, मतलब इतना धीरे धीरे आएगा। एक फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आएगा, मेरे से भी नहीं आएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप चाहेंगे कि IIT JEE क्रैक कर ले तो वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो रिमेंबर करके 1 साल प्रिपेयर करके आप जाते हैं। बट आप फर्स्ट अटेम्प्ट में चाहेंगे कि ये हो जाए तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसको विथ टाइम आप में एक्सपर्टाइज आएगा। कल का मीटिंग में भी आपने सर से सुना होगा, HOD सर ने क्या कहा, पहला आप जो अटेम्प्ट करेंगे वो आपका ट्रायल होगा। अब नेक्स्ट जब आप उस पर अटेम्प्ट करेंगे उस चीज़ को बनाने के लिए, तो आप तो एक ऑलरेडी पाथ चल चुका होगा, आपने उस तरह से कीज़ लगा चुके होंगे। तो आपका फोकस उन कीज़ पे नहीं रहेगा, आपका फोकस क्या रहेगा? टेल के मूवमेंट पे रहेगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका किस चीज़ पे फोकस रहेगा कि कहाँ पे की लगाए। सेकंड में जो हमने की लगाया है, क्योंकि हम तो की ऑलरेडी लगाना जानते हैं, तो जो की हमने लगाया है वो परफेक्ट जगह पे या प्रॉपर आर्क ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो इसलिए सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, यहाँ तक कि वॉल्ट डिज्नी का मैंने एक मेंबर का, एनिमेटर का इंटरव्यू भी भेजा था। उसमें भी जो एनिमेशन देते हैं वो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए 2 दिन का वक्त दे देते हैं पूरा। यानी 24 फ्रेम्स या 48 फ्रेम्स को एनिमेट करने के लिए इतना टाइम दिया जाता है एक एनिमेटर को, 48 फ्रेम्स। और ये पूरा मूवमेंट कितने का है? 80 फ्रेम्स। तो मैं कह रहा हूँ 24 एंड 48, और ये कितना हो गया? 80 फ्रेम्स। अब ये बताइए, जो वॉल्ट डिज्नी में काम कर रहा है या जो प्रोफेशनली एनिमेटर्स है, वो एक शिफ्ट में 8 आवर्स का वर्क तो करते होंगे। इससे कम तो नहीं होता है कहीं पे भी जॉब, नहीं होता है ना। तो 8 आवर्स कंसिस्टेंटली, और 8 आवर्स में उनका 1 आवर लंच समझ लीजिए। वैसे तो 9 आवर्स का शिफ्ट होता है और जिसमें से 1 आवर का लंच चला जाता है, 8 आवर्स का होता है। बट प्रैक्टिकली कोई काम अगर कोई इंसान करता है तो वो 5 आवर्स
बहुत हो गया कंबाइंड ब्रेक ले लेके, तो 5 आवर्स कंटिन्यूसली भी काम करना बहुत मुश्किल है, बट वो मिनिमम इतना आवर्स वो देता होगा। और अगर 2 दिन उसने उसी पे वर्क किया तो कितना हो गया, 10 आवर्स। तो 10 आवर्स ऑफ वो बंदों का जो लोग प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं उनको इतना टाइम लग जाता है। तो सोचिए आपको एज अ बिगनर्स लेवल पे कितना टाइम लगेगा। और अगर वो टाइम आप स्पेंड करेंगे इस पे इम्प्रूव करने में, जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लेके आए, ठीक है, ये भी लेके आया, कल ग्राफ लेके आया, हाँ डोप शीट कल, तो डोप शीट और ग्राफ दोनों में इशू था। तो पहले ग्राफ क्लीन होगा, उसके बाद डोप शीट पे आएगा। तो मैंने क्या कहा, कल आप कल दिन भर ग्राफ पे ही ध्यान दीजिए। अगर ये ग्राफ क्लीन करके आज ले जाता है तो आज इसको डोप शीट क्लियर करवाया जाएगा। और जो आते ही सबसे पहले मैंने पूछा तो इसने बताया कि हाँ डोप शीट मूव नहीं हो रहा है, तो उसके सिस्टम पे आज जाके चेक कर दिया, है ना। तो जो एजुकेशन या जो सक्सेस होता है वो 1 डे में नहीं आता है, वो क्या होता है, सीरीज़ ऑफ चीज़ों को जोड़ने के बाद आता है। तो सीरीज़ ऑफ अटेम्प्ट्स के बाद आएगा। आपका भी क्या था, आप टेल लेके आए थे, आपने वहाँ पे बोला कि मैंने नहीं बताया, लेकिन कल मेरे दिमाग से स्किप हो गया ये बात बताने में कि आप रेफरेंस नहीं लेके आए थे। नहीं था ना, आज ये रेफरेंस लेके आई है, बॉल भी लेके आई है, सामने चीज़ें हैं मेरे, तो मैं उसको बता पाऊँगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली मेरे पास सामने नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा, वो 10-15 मिनट में नहीं बता पाऊँगा, फिर मेरे को रेफरेंस लेना पड़ेगा, उसको प्रीमियर में फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब वापस लगा के, और वो रेफरेंस आप वाला रेफरेंस हो या ना हो ये मुझे नहीं पता है, तो उसके साथ मैच होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक सीरीज़ जो आपने 7-8 घंटे वर्क किया होगा उस पर, वो मेरे को दोबारा उसी 15 मिनट्स या 20 मिनट्स से जो भी टाइम होगा उसमें बताना होगा। अब आप ही मानिए 2 आवर्स का आपका सेशन है, 2 आवर्स में 20 मिनट्स में आपको देता हूँ, 20 मिनट्स आपको देता हूँ, 20 मिनट्स आपको देता हूँ, कितना हो गया, 1 आवर चला गया और 1 आवर का डिस्कशन। यही हो सकता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। और यही अगर 6 कैंडिडेट होगा तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि ईच एंड एवरी पर्सन को अप्रोच किया जा सके, नहीं पॉसिबल है। और जब सेमिनार्स होते हैं तो उसमें ये पॉसिबल है कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो है हर पर्सन को रीच कर सके। तो फॉर दैट क्या किया जाता है, नोट्स बना लिया जाता है। जो मैंने कितनी बार कहा है कि अगर हम कोई काम बता रहे हैं तो उसको क्या किया जाता है, क्लिक कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है, ताकि एक सीरीज़ ऑफ इवेंट को मार्क किया जा सके कि आपने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे आप फंस गए, तो वहाँ से हम गाइड करना शुरू करेंगे, पुश करना शुरू करेंगे। अदरवाइज़ तो मुश्किल होगा मेरे को भी बताना कि अभी आपका पता है मुझे ये टेल में प्रॉब्लम है, तो मैं टेल का इशू सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो कन्वर्सेशन को आगे ना खींचते हुए हम टेल पे फोकस करते हैं। तो आपने ये देखा, फिर से एक बार देखते हैं, ये कहाँ से आ गया, ये नहीं था, ये सर ये रहा। सिर्फ आपको इतना ही देखना है, इससे ज़्यादा नहीं देखना है। आप देख रहे होंगे जब ये ऊपर जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है इसका जो लास्ट वाला टिप है वो भी ऊपर ही जा रहा होगा। ये जब तक ऊपर से नीचे आ रहा है तब तक इसका टिप बाद में जाके तब इस तरफ आ रहा है। प्रॉपरली ऑब्ज़र्व, थोड़ा सा लगातार ऑब्ज़र्व करने पे चीज़ पता चलता है, क्योंकि एनिमेशन क्या है, 24 फ्रेम्स 1 सेकंड में निकल जाते हैं, तो उसको ऑब्ज़र्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अब इसी पे आगे देखते हैं। इसको भी एक बार ऑब्ज़र्व कीजिए। ऑब्ज़र्वेशन ज़रूरी है, कीज़ लगाना आसान होता है, ऑब्ज़र्व करना
फर्स्ट सेक्शन क्या करता है, एक्शन, जो अभी मैं बता रहा था, पहला जो है सेक्शन आपका एक्शन यानी जो सीरीज ऑफ इवेंट है या जो एनिमेशन है उसको स्टार्ट करने के लिए ये होता है। और ये टिप क्या करेगा, ये वाला पोर्शन इसको फॉलो करेगा, ये वाला पोर्शन इसको फॉलो करेगा, ये वाला इसको फॉलो करेगा, लास्ट में वाला उसको फॉलो करेगा। तो इसका सेक्शन या इवेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि इसका कंप्लीट हो चुका होगा, इसका क्या होगा, वो इवेंट चल ही रहा होगा। तो ये छोटे छोटे 3-4 मिनट के हैं, इसको आप अपने ऑफ टाइम में, फ्री टाइम में, ये भी इसका जो है सिंपल बेसिक है, वेव के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कैसे चीज़ें वेव का फॉर्म लेती है, उसका अपना, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, वेव हो गया, फ्लेक्सिबल वेव हो गया। यही चीज़ आपको बस क्रिएट करना है। ये देखिए, तो ये क्या है, सिर्फ देखने से नहीं पता चलेगा, जब आप इसको ब्रेक करके एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे तब क्लियरली वो क्या होगा, एक फ्रेम आपके आइज़ के सामने एक जितनी देर चाहे उतनी देर रह सकता है, नेक्स्ट फ्रेम उतनी देर रह सकता है। और इसीलिए बोलते हैं स्टार्टिंग लेवल पे क्या, रेफरेंस का यूज़ करने के लिए। तो अगर विदाउट रेफरेंस आप मेरे पास कोई भी काम लेके आएंगे तो मेरे को इशू आएगा, क्योंकि मैं खुद नहीं जज कर पाऊँगा कि ये किस प्रिंसिपल को फॉलो करके इसने ये बनाया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेक्शन की ओर। ये आपने ऑब्जर्व कर लिया, बॉल विथ टेल एनिमेशन। मैंने बताया था हमें एनिमेशन में जब आप वो कर रहे हो तो आपको रेंडर करने का भी ज़रूरत नहीं है, इसका भी तरीका बताया था एक क्लास में। प्ले ब्लास्ट का। हाँ, प्ले ब्लास्ट करके और यहाँ पे एंटी अलाइजिंग वगैरह ऑन करके रेंडर की तरह दिख सकता है। प्ले ब्लास्ट निकाला था मैंने उसका, तो ना वो अटक के आ रहा था, मतलब उसका फाइनल प्ले ब्लास्ट होता था वो अटक रहा था बीच में, तो मैंने हाँ, रेंडर निकाला। क्योंकि उसकी सेटिंग नहीं सही होगी ना, तो उसकी सेटिंग आपको सही करनी होगी। फॉर्मेट उसका AVI, एनकोडिंग उसका नन रखना होगा, क्वालिटी 100% रखना होगा, डिस्प्ले साइज़ या तो रेंडर या तो फ्रॉम विंडो। फ्रॉम विंडो होगा तो छोटा साइज़ होगा जो आपका विंडो चल रहा होगा, फ्रॉम रेंडर तो आपने रेंडर में जो सेटिंग लगाया होगा वो होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी, तब जाके प्ले ब्लास्ट प्रॉपर निकलेगा। तो खैर वो तो एक नेक्स्ट अलग चीज़ आ गया।
सबका कनेक्शन ब्रेक कर लेते हैं, इसको सब रिपीट करेंगे। ठीक है, ये हमारा फ्री हो गया। अब हमारे पास ये बॉल का सीक्वेंस है, इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो कॉल कैसे करेंगे उसके लिए भी तरीका है। पहला मैंने आपको बताया, इसी में सीक्वेंस लगा दीजिए। दूसरा, कैमरा एक ले लेते हैं और कैमरा पे सेट कर देते हैं। तो जब भी हम उस कैमरा के थ्रू देखेंगे तो ये बिल्कुल, ये जो बॉल है ये उसके ऊपर स्टिक हुआ नज़र आएगा या उसी को फॉलो करता हुआ नज़र आएगा। कैसे करते हैं? क्रिएट कैमरा, कैमरा पैनल्स, पर्सपेक्टिव, कैमरा में चले गए। ये हमारा बॉल है, ठीक है। अब हम जो है कैमरे को इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज, डेस्कटॉप पे ही है हमारे। बॉल विथ एनिमेशन, टेल एनिमेशन, बॉल सीक्वेंस, सीक्वेंस 0 1, वेयर इज 1? ओके, ये है। ओपन कर लिया, ऑटो की फ्रेम ऑफ कर लेते हैं। तो ये आपका आ गया। और सीक्वेंस को प्ले करने के लिए क्या करना होगा? क्या हो गया? सीक्वेंस को प्ले करने के लिए क्या करना होगा? इसको याद है? यहाँ पे इमेज सीक्वेंस आता है तो आपका तब बढ़िया एनिमेशन। और कितने फ्रेम्स का एनिमेशन था? 140 फ्रेम्स का। तो अब आपको क्या करना है? सिंपली ये करना है। ये हम पर्सपेक्टिव पे आ गए। यहाँ से हम अपना ग्रिड ऑफ कर लेते हैं, उसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कैमरा, पर्सपेक्टिव, कैमरा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी आप बताइए इसको मैच कराना कितना मुश्किल है। अब ये पर्सपेक्टिव पे हमें मैच नहीं करना है, हमें कहाँ मैच करना है? अपने कैमरे पे मैच कराना है। तो कैमरे पे इसका बॉल का साइज़ जो है, टेल का स्टार्टिंग ही कैसा हुआ है ये देखिए। तो पहले हम बॉल का साइज़ को मैच करा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपनी जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा ये है, इसको हमको लॉक करना होगा। क्रिएट लेयर्स फ्रॉम सेलेक्टेड एंड लॉक, ताकि सेलेक्ट ना हो जाए बार बार। एक काम और करते हैं, गलती से हमारा कैमरा ना मूव हो जाए, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो हमें क्या करना होगा, जो कैमरा है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया और उसको, अगर हमारा यहाँ बॉल है वो अच्छे से प्लेस हो गया है, हमको लग रहा है कि हाँ ठीक है इतना किया जा सकता है, तो यहाँ पे हम इसको की कर देंगे कैमरे को यहीं पे। अब क्या होगा, इन केस हमने ऐसे कर भी दिया और वापस ही क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। तो ये हमने एक बॉल पे अभी एनिमेशन नहीं किया है, ये किस पे किया है, कैमरे पे किया है। तो इन केस बाई चांस हम ऐसे पर्सपेक्टिव समझ के गलती से इसको ऐसे मूव भी कर दिया हमने और कहीं लेके चले गए, तो हम सिर्फ एक मूवमेंट करेंगे और ये वापस हमारा बॉल अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। अब हम एनिमेशन शुरू करते हैं। तो इस तरह का अगर आप फॉर्मेट पैटर्न यूज़ करेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि ब्लॉकिंग में आपको कोई इशू आएगा। कैरेक्टर्स को ब्लॉक करना बहुत आसान है, आपको सिर्फ इमेज के अकॉर्डिंग चीज़ों को ब्लॉक कर देना है। इसका इनिशियल फाइनल, जो इनिशियल पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है उसको ब्लॉक कर दीजिए, इनिशियल पोजीशन है उसको ब्लॉक कर दीजिए, उसके बाद एक एक्सट्रीम सेकंड पोजीशन को ब्लॉक कर दीजिए, फिर नेक्स्ट, इस तरह से ब्लॉक करते हुए चले जाएंगे। तो ब्लॉकिंग शुरू करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं हमने पर्सपेक्टिव पे आ जाते हैं, पहले कैमरा पे आते हैं और इसको हम टीयर ऑफ कर लेते हैं, टीयर ऑफ अ कॉपी। इससे क्या होगा, इसकी एक कॉपी हमें हमेशा दिखने के लिए इधर से उधर मिल जाएगा कि हम जो एनिमेशन कर रहे हैं वो सही कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अब हम इसके पर्सपेक्टिव पे टीयर ऑफ पैनल्स, टीयर ऑफ अ कॉपी। तो इससे क्या होता है, ये जो आपका जो कैमरा है वो ऐसे बाहर आ गया, तो अब हमें थोड़ा सा अपना मूवमेंट देखने में आसानी होगा। अब हम साइड बाय साइड यहाँ एनिमेशन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमने जो एनिमेशन किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो ये हमारा फर्स्ट फ्रेम है। इसमें थोड़ा सा ये जो है अगर किसी एंगल पे रहता है तो उसमें थोड़ा सा जो है आसान हो जाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको कैमरे को थोड़ा सा और जूम करके इस कैरेक्टर पे फोकस करना है, मैं चाहता हूँ ये बड़ा बड़ा दिखे, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे ये प्रॉपरली इसके साथ मैच करता हुआ दिख नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसे करके क्लोज में पोजीशन में लाके, और तब देखिए हमारा जो वो कैरेक्टर है वो भी प्रॉपरली दिख रहा है और ये भी प्रॉपरली दिख रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका टाइमिंग मैच कर सकते हैं और यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर का पोज मैच कर सकते हैं। तो फर्स्ट पे क्या दिख रहा है हमको, ये हल्का सा दबा दबा दिख रहा है, ये देखिए फर्स्ट पे ऐसे है, ये हमारा इनिशियल पोज है। तो हम इसी को ब्लॉक करना शुरू करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारा ब्लॉकिंग इसी के बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर्स पे हो, मतलब जो जितना इसने रोटेट किया उतना ही हमें रोटेट करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर एनिमेटर अपने हिसाब से वैल्यूज़ रख सकता है और रखता है, और इसीलिए एक एनिमेटर्स से जब दूसरे एनिमेटर्स पे कोई फाइल आता है तो उस एनिमेटर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स भी दूसरे के पास जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, काम करने के बाद कभी उसको दूसरे बच्चे को या दूसरे किसी को टच नहीं करने देते हैं, नहीं तो वो क्या करेगा, यही नंबर्स कॉपी करके पेस्ट कर देगा। बॉल में टेल एनिमेशन बना हुआ है, यहाँ तक कि वॉक साइकिल आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप वॉक साइकिल चाहे तो 2 सेकंड में क्रिएट करके और अपने HOD को दे सकते हैं, लेकिन वो गलत होगा, उससे आप सीख ही नहीं पाएंगे। वो जो टाइम लगता है, अगर वो आप इनिशियल टाइम नहीं देंगे तो प्रोजेक्ट करवाना, मैंने आप लोगों का वो वाला भी प्रोजेक्ट सबमिट करवाया है, एनवायरनमेंट हो गया आपका, ठीक है, या
और जो बाकी बच्चों ने सबमिट किए वो सारी चीज़ें भी सबमिट करवाई हैं। तो उस तरीके से पढ़ना, और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। वो टाइम नहीं लगेगा तो फिर ये चीज़ सही नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट। ऑटो की हमने ऑन कर दिया। फर्स्ट पे हम अपना पोज बना देते हैं। ये चीज़ आप देखेंगे थोड़ा सा एक की और ऑब्ज़र्व करने वाला चीज़ है कि यहाँ एक्स वाई जेड, आप जब ये इस तरीके से यहाँ से मूव करते हैं तो आपके ये तीनों एक्सिस मूव हो जाते हैं। और जब इस तरह की हरकत होती है या इस तरह का चीज़ होता है तो आप जब ग्राफ एडिटर में जाते हैं तो आप तीनों पे कीज़ देखते हैं, जबकि वो अगर एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है, अप एंड डाउन का मूवमेंट है, आपको ट्रांसलेशन में दिखाना है, और वाई के बजाय एक्स में भी मूव हो रहा है और जेड में भी मूव हो रहा है, तो क्या होगा? आपका टाइम बढ़ने वाला है, आपको कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत होगा। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप ये जो है येलो वाला, इसको पकड़ के तो मूव नहीं कर रहे हैं। तो ये सेकेंड चीज़ है जो आपको ध्यान देना है। हम कंट्रोल Z कर लेते हैं, इस पर कीज़ नहीं लगाएंगे, ज़ीरो। हम ये क्या करेंगे, ये हमारा रेड वाला है, अब देखिए क्या हो मूव हो रहा है, दिख रहा है? तो जब आप कोई मूवमेंट करते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको भी ध्यान में रखेंगे कि आप ऐसा तो नहीं गलती से सारे एक्सेस मूव कर दे रहे हैं। जितना एक्सेस मूव करेंगे उतने पे फिर आपको रिफाइनिंग करना पड़ेगा। तो ये है, चलिए, तो ये हमने इसको मूवमेंट करना सीख लिया। अब नेक्स्ट टूल क्या आता है, इसको 1 मिनट के लिए मिनिमाइज़ कर दे रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ से देख सकता हूँ पोजिंग करते वक्त, मुझे ज़्यादा दिक्कत है नहीं। सर हमें हमेशा येलो वाले से मूव करना है ना? हमेशा नहीं, मतलब हमेशा नहीं, मतलब जब डिमांड है। अगर बाहर येलो नहीं, कलर भी ये चेंज हो जाता है, जैसे क्लिक करेंगे कलर चेंज हो जाएगा। आपको एक्सेस पहचानना है। बाहर आप क्लिक करेंगे, अभी देखिए इस पर लिखे गए तो कलर अलग आ रहा है, इस पर लिखे गए तो कलर अलग आ रहा है। तो ये हम समझते हैं हमारा जो है एक कर्व को पूरा ये पॉइंटेड डाउन है। ये देखिए, ये जो अगर लाइन देखेंगे तो ये पूरा का पूरा नीचे की ओर है। इसका हमारा नीचे की ओर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। चेक करना है हमारा जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे फील्ड चार्ट होता है, इसको ऑन कर दीजिए। फील्ड चार्ट को ऑन करने के बाद आप जो है ग्रिड पे एक बार चेक कर लीजिए। क्या चीज़? ये रहा, ठीक है। तो फील्ड में आपका जो है जा रहा है सही से, नहीं जा रहा है। तो अभी क्या लग रहा था, अभी क्या लग रहा था? नहीं, लेकिन इसको ऑन कर दे, क्या पता चला? तो यही होता है आई का विजुअलाइजेशन कितना है और एक्चुअली जब सामने आता है तो, और यही डिफरेंस आ जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ हम जानते हैं, हमने पहला पोज बना तो लिया, ठीक है, यस, पहला पोज हमने बना तो लिया। अब बार बार हमको सबको सेलेक्ट करके, इसको सेलेक्ट किया हमने, फिर इसको सेलेक्ट किया, 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 इसको सेलेक्ट किया और कीज़ लगाया। इतना हमको बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम, ऐसा नहीं है कि एक पे हमने मूवमेंट कर दिया और बाकी पे कीज़ नहीं लगाएंगे। तो उससे बेटर ऑप्शन है हम इसको सेलेक्ट करके इसका क्या बना देते हैं, क्रिएट सेट। क्या बनाते हैं? सेट, क्विक सिलेक्शन सेट, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने इससे पिछली क्लास में भी शायद बताई होगी, इसको शायद पता होगा, फिर रिपीट करते रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम कस्टम में आ गए हैं, पहले से हमारे हैमर वगैरह है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्रिएट में आता है सेट्स, क्विक सिलेक्शन सेट, और ये हमारा क्या है, बॉल का कंट्रोलर्स।
और ऐड टू शेल्फ क्लिक करने से यहाँ पे आ जाएगा ऐड टू शेल्फ। तो अब क्या हो गया, बाई चांस हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो अब हमें दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसकी जगह हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ, सारा सेलेक्ट हो गया तो हमने यहाँ अपना फर्स्ट पोज पे एक्सप्रेस कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट पोज लगाने से पहले इतना नॉलेज होना चाहिए। अगर यहाँ गड़बड़ी है तो आपका जो है बाकी आगे भी गड़बड़ी हो सकता है। अब ये तो हमने कर लिया, हमारे आई से ये हमें लग रहा है सही है, चेक हमने नहीं किया। चेक कहाँ से करेंगे, ये रहा। और क्या हो रहा है, वैल्यूज़ कुछ ज़्यादा है कुछ कम है। तो ये भी क्या है, वेरिफिकेशन का तरीका है। ये वेरिफिकेशन नहीं करते थे आप लोग तो क्या होता था, चीज़ें रह जाती थी। आपको लग रहा है कि वो चीज़ सही है, मुझे भी पर्सपेक्टिव में देखने से लग रहा है सही है, बट जब हमने रेफरेंस के सामने बैक टू बैक उसके जस्ट बिल्कुल बगल में रख दिया तो क्या लग गया ना, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो अब हम इसको क्या करेंगे और सही करने की कोशिश करेंगे। तो ये इससे देखते हैं मैच कराने का, इस वाले से तो नहीं हो रहा है कहीं। ओके एंड ऑलमोस्ट। साथ ही साथ हम क्या देखेंगे, हमारे वैल्यूज़ बाकी पे तो नहीं जा रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा पूछ बाहर की ओर पॉइंटेड है, तो हम बिल्कुल आंख बंद करके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करेंगे, उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से भी हम चेंजेस कर सकते हैं और ये हमने पॉइंट भी इसका सही कर दिया। लास्ट अगर हम थोड़ा सा पोजीशन भी मैच करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से माइनर जो डिटेल्स है उसको भी हमने क्या कर लिया, एकम्प्लिश कर लिया। अब ये छोटा सा पॉइंट आपको रह रहा होगा, ये इसलिए क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब हम कैमरा प्लेस कर रहे थे तो बैकग्राउंड के साथ हमने प्रॉपरली इसको प्लेस नहीं किया है, और इस वजह से ये जो डिफरेंस दिख रहा है हल्का सा, ये मेंटेन किए हुए है ये। तो इतना हम ऑफसेट लेके चलेंगे, मतलब इतना हम हर एक में इस तरीके से डिफरेंस लेके चलेंगे ताकि हमारा एनिमेशन उसके साथ मैच कर जाए। इतने में कोई इशू, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारा ऑटो की ऑन है तो क्या हो गया होगा, बॉल के सारे कंट्रोलर पे की लग गया होगा, नहीं वो लगा होगा फिर भी हम एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लेंगे बॉल के की के लिए। नेक्स्ट है आपका, चेक करेंगे नेक्स्ट मूवमेंट का एक्सट्रीम पोज क्या है। और पहली बात तो सिर्फ पहले 140 की जगह 24 फ्रेम्स पे ही हम ध्यान देंगे, इससे ज़्यादा पर नहीं देंगे, नहीं तो हमारा जो है ब्रेन डाइवर्ट हो जाता है। तो ये हमारा सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम, तो यानी फर्स्ट और सेकंड क्या कर रहा है, ये एंटिसिपेट कर रहा है। क्या कर रहा है, एंटिसिपेट होता है प्रिपरेटरी मोशन, मतलब जो एक्शन वो लेने वाला है, एक्शन क्या है, जंप का, यहाँ से ये जंप करेगा
तो जंप खड़े खड़े तो कोई जंप नहीं कर देगा ना, उसको पहले क्या करना होगा, अपने अंदर स्क्वीज करना होगा, एंटिसिपेट करना होगा, एनर्जी भरना होगा और तब उसको रिलीज करना होगा। न्यूटन का लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है, कोई अगर हम एक्शन लेने जा रहे हैं तो उसका पहले प्रिपरेटरी एक्शन यानी ऑपोजिट रिएक्शन अगर हमने नहीं लिया है तो वो एक्शन भी कारगर नहीं दिखेगा। तो ये जो है 1 0 से लेके आप देखेंगे 3 तक क्या कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है, और ये लास्ट इसका एक्सट्रीम पोज है, थर्ड वाला। इसके बाद अचानक से टेल का पोज ही चेंज हो गया हुआ है। तो अगर हम ये वाला स्किप कर देंगे, 0 से लेके थर्ड पे की नहीं लगाएंगे तो फोर्थ वाले में क्या होगा, डायरेक्टली पूछ ऊपर चला जाएगा। 0 से लेके 4 पे अगर हम की लगा दें तो थर्ड वाला हमारा मिस हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एक्सट्रीम पोजेस को ढूंढना है अपने रेफरेंस में। ऑल्दो इसका बॉडी अभी भी स्क्वीज हो रहा है, यानी ये बॉडी का एक्सट्रीम पोज नहीं है, लेकिन इस थर्ड क्या है, टेल का एक्सट्रीम पोज है। तो इसको अब हम थर्ड पे मैच करने की कोशिश करते हैं। फिर एक्सट्रीम पोज मतलब ये रिपीट वही एक्शन कर रहा है। एक्सट्रीम पोज मतलब जैसे आपका ये हाथ यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो इन दोनों के एक्सट्रीम पोज हो गए ये और लास्ट वाला ये। इसके बाद कोई एक्शन चेंज हो रहा है, कोई एक्सरसाइज होता है। बॉल का जो ये टेल है वो ऐसे मतलब वेव में आ रहा है, ठीक है। जब ये जो मूवमेंट है ये चेंज हो रहा है, उससे पहले तो लास्ट पोज है उसको लेंगे। हाँ हाँ, जो एक डायरेक्शन में कोई मूवमेंट है उससे चेंज होके दूसरे डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए वो वाला चेंज से जस्ट पहले वाला एक्सट्रीम पोज हो गया। तो हमारा थर्ड है टेल के लिए एक्सट्रीम और स्क्वीज के लिए बॉल का फिफ्थ। तो बॉल हमारा 0 से लेके 5 तक क्या हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है। तो हम चाहे तो स्क्वीज पे की हमारा नहीं है, 5th पे हम क्या कर देंगे, इसको स्क्वीज कर देंगे। तो हम स्क्वीज कर देते हैं पहले, लीजिए। अब कितना स्क्वीज हो रहा है ये हम यहाँ से मैच कर सकते हैं। 0.577 ऐसे करके आ रहा है। कोशिश कीजिए इसको ऐसे रेफरेंस मतलब 5 राउंड फिगर में रखने का, ताकि आपको भी इशू ना आए चेक करते समय। 575, 585 तो 0.6 भी कर सकते थे इसको। 75 के अराउंड इसका अगर मैचिंग है तो हमने क्या कर दिया, 0 राउंड ऑफ कर दिया 6 तक, 0.6 के अराउंड। तो ये हमने अपना एक्सट्रीम पोज स्क्वीज पोज सेट कर दिया बॉल का, बट टेल का अभी तक से हमने नहीं किया है। तो हम टेल पे जाएंगे वापस, ये हमारा थर्ड है और टेल को अब हम क्या करेंगे, मोशन देना शुरू करेंगे। तो मोशन इसमें देने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। 5 पे की लगाया बॉल के लिए, बॉल को हमने स्क्वीज किया है। अभी हम टेल को कुछ नहीं कर रहे हैं, अब हम टेल को भी देखेंगे कि हमारा टेल कैसा है। तो हम पैनल पे जाएंगे, पर्सपेक्टिव में चले गए, फिर से यहाँ से अब हम पहले मैच करेंगे देख के, उसके बाद फिर इसमें जाके हम चेक करेंगे कि हमने सही से मैच किया है या नहीं किया है। तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये अप मूवमेंट जा रहा था, यहाँ डाउन हो रहा है और ये आपका सीधा हो रहा है। इसका मतलब ये हल्का सा नीचे गया होगा, चेक कर लेते हैं। ये देखिए
टॉप से क्या है, नीचे आया है। ये क्या हुआ है, ऊपर से नीचे आया और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये नीचे करने के लिए ई प्रेस किया हमने और हल्का सा डाउन मूवमेंट दिया, और ये अब आपका क्या जा रहा है, टॉप अप जा रहा है, और ये क्या जा रहा है, बिल्कुल टॉप। लेकिन ये वाला क्या है, पॉइंट बिल्कुल डाउन। अब ये हमारा जो है मैच नहीं हुआ, तो हम इसको मैच करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके का जो है, जैसे ये इस तरह से बन रहा है, तो इस तरह से इसको बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो है आ रहा है। तो फिर उतना वेग भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, इसीलिए तो हम दोनों जगह से मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका ये जो कर्व है इसको भी फॉलो करे और एब्सर्ड भी ना लगे, देखने में क्या लगे, आपका जो ये देखिए यहाँ से इस तरह का कर्व आ रहा है और हमारा जो कर्व वैसा ही गया है। अब ये जो ऑफसेट है, ऑफसेट क्या है, मैंने उस वक्त भी बताया था। यहाँ पे टेल पे आप देख रहे होंगे, फर्स्ट पे टेल पे मैच, पहले हम की कर देते हैं, ठीक है। मालकम को सेलेक्ट कर लिया, बॉल के कंट्रोलर को, और एस प्रेस कर दिया। ऑल्दो की हो रहा होगा बट स्टिल एक सेफ्टी के लिए हम, क्योंकि ऑटो की हमारा ऑन है, तो हम की कर दे रहे हैं। हम फर्स्ट पे एक बार जाते हैं, तो फर्स्ट पे देखिए ये टिप हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है, रीज़न कैमरा हमारा मिसमैच था, हल्का सा वेरिएशन था, तो इसीलिए थर्ड पे भी जो है थोड़ा सा ऑफसेट रहेगा, ठीक है। आपको सिर्फ एंगल्स पे ध्यान देना है कि जो हमारा एंगल्स है वो मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक फ्लो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो हमारा टेल है ज़्यादा एब्सर्ड तो नहीं लग रहा है, उसको मैच कराने के चक्कर में हमारा क्या हो जाएगा, टेल डिस्टॉर्ट हो जाएगा अगर 100% हम मैच कराएंगे तो वो भी हमको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो सामने भी विजिबली भी वायबल है या नहीं है, देखने में ठीक लग रहा है, विजिबली वायबल, देखने में ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये हमने थर्ड की पे ब्लॉक कर दिया। नेक्स्ट फिफ्थ पे हमने क्या कर दिया, इसको स्क्वीज़ कर रखा है, और फिर से इसका मोशन को क्या करना है, हमें रिफाइन करना है। तो हमने इसको ऐसे कर लिया, और ये देखते हैं अब हम फिफ्थ को मोशन देने की कोशिश करते हैं।
पॉइंट देखिए बिल्कुल किस तरह से पॉइंट हुआ है। तो हम पहले अपने सारे कंट्रोलर्स को यूज़ करके पॉइंट्स मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अब चेक करते हैं एक बार इससे कि क्या हुआ है, और देखिए कितना बढ़िया सेट हो गया। सिंपल इजी, बॉल कंट्रोलर सेलेक्ट करके 5 प्रेस कर दिया। तो ये हो गया हमारा एंटिसिपेट। नेक्स्ट 6th, तो 6th 7th आप देख रहे होंगे। 5th 6th और 7th जो आपका अभी इशू है, आप चेंजेस नहीं करते हैं, आप डायरेक्टली जो उसका टॉप पोर्शन है उस पर जाके आप एक की लगा देते हैं। तो बॉल में ऐसा होता है, आप पहले जाएंगे टॉप पे, जो फाइनल इसकी पोजीशन है, ये है आपका फाइनल पोजीशन। एटीन पे इसने अपने हाईएस्ट पोजीशन को अचीव कर लिया है। 17 17 एंड 18 से आगे मूव हुआ है, तो हम 17 या 18, हम 18 मान लेते हैं। 18th पे इसने क्या किया, अपने हाईएस्ट पोजीशन को मेंटेन कर लिया। तो जब बॉटम से टॉप पे जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टॉप पोर्शन को मार्क कर देते हैं, फिर बैक आके उसको स्ट्रेच करते हैं। इससे क्या होता है, अमाउंट ऑफ स्ट्रेचनेस हमारा डिफाइन हो जाता है कि कितना हमको स्ट्रेच करना है। तो इसलिए हम सबसे पहले कहाँ चले गए, टॉप पे चले गए, 18 पोजीशन पे चले गए हैं। एंड लेट्स मूव। यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी, 0। तो इसका जो स्क्वाश है उसको हम क्या कर देते हैं, 0। और इसका वैल्यू कहाँ से मैच कराएंगे, कैमरे से। कैमरा हमारा इधर खुला हुआ है, ये हमारा टॉप पोजीशन क्या हो गया, मैच हो गया। और टेल भी हम जो है उसी के हिसाब से मैच कर लेते हैं। टेल का डायरेक्शन देखिए किस तरीके से है, और ये अभी हल्का सा ऊपर की ओर ही है, इसको हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसका जो ये डिप्रेशन है इस तरीके से, ये क्योंकि टॉप पे अभी हल्का सा है इसलिए हमने उसको मेंटेन किया हुआ है। और फिर ये डाउन जा रहा है और लास्ट में ये पॉइंट 45 डिग्री पे है, तो हम ऑलमोस्ट 45 डिग्री पे इसको पॉइंट करवा देते हैं। एक बार इस पर चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा रह गया है, तो हम उसको भी मैच करवा देते हैं। ये देखिए फाइन। और ये हमने क्या कर दिया, सबको सेलेक्ट करके की कर दिया। अब क्या बता रहा था मैं, हाँ यहाँ पे 18 पे आते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, सॉरी ये टेल्स को। अच्छा सही है, कोई दिक्कत नहीं है टेल। मुझे लगा इधर, हाँ जेड में आपका क्या आ गया है, इधर मोशन आ गया है रोटेशन में, इसको हमको ध्यान देना है। 0 है ठीक है, 0 है ठीक है, 0 है ठीक है, यानी कि अब हमारा वाई एक्सिस में ही चेंजेस है।
अब हम अपने टेल के एक्सट्रीम पोजेस पे ध्यान देते हैं। उससे पहले हम इसका स्ट्रेच डिफाइन करेंगे, कहाँ पे स्ट्रेच हुआ था। तो आपका 5th पे स्क्वॉश था, 6 पे क्या हुआ, स्ट्रेच हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेच हम इसको कर देते हैं, W एंड स्ट्रेच। यहाँ से और हल्का सा आई थिंक रोटेट हुआ है। क्या हुआ है, रोटेट हुआ है इस तरीके से। क्यों रोटेट हुआ है, तो रोटेट होने से पहले 0 है, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे की है कि नहीं है। ठीक है, 6 पे आगे की ओर रोटेट किया है, फिर से रोटेट करते हैं। हाँ, तो आगे की ओर हमने रोटेट कर दिया और स्ट्रेच कर दिया। अब ये हमने कितना स्ट्रेच किया है वो देखते हैं। यहाँ से हम मैच करवाएंगे। इस पे हम क्या कर सकते हैं, इसका वाई एक्सिस भी हम यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ऑल्दो हम कर्व से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारा अभी आगे जाके, बट यहाँ से भी हम इसमें चेंजेस कर देंगे तो बाद में हमें काम कम करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड नीचे से ऊपर जाने में मैक्सिमम स्पीड नीचे रहता है। यानी कि जब ज़मीन को छोड़ता है बॉल तो उसके जस्ट अगले फ्रेम पे उसका मैक्सिमम स्पीड रहता है, इसलिए मैक्सिमम स्ट्रेचनेस रहता है। तो इसको हम पहले तो इसकी पोजीशन मैच करेंगे ताकि स्पीड मैच हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रेच थोड़ा सा और है, और थोड़ा सा क्या होगा, और रोटेट। सही कह रहे हैं, ये देखिए। अब चेक कर लेते हैं हमेशा कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी तक से इस पे हमारा वैल्यू आ गया, 0 कर लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में कोई वैल्यू नहीं चाहिए। वाई में हमें ये स्ट्रेच हुआ है 0.967, ये क्लोजेस्ट किसके है। तो अगर हम 1 कर देते तो कितना डिफरेंस आ रहा है, हल्का सा, ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ये है 0.321 ट्रांसलेशन, इसकी हमें ज़रूरत है z एक्सिस पे। चेक कर लेते हैं एक बार, ज़रूरत है। अब क्या हो रहा है, 2 मोशन ले रहा है। पहला तो ये जंप ऊपर की ओर भी कर रहा है और आगे की ओर बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्लोजेस्ट फिगर पे इसको रोकेंगे। क्लोजेस्ट फिगर हमारा क्या है, 0.3। ठीक है, तो राउंड ऑफ हमने कर दिया। इससे क्या होता है, देखने में भी अच्छा लगता है कि हाँ वैल्यू सही से लिखा है। पहला चीज़ तो इस एनिमेशन की ब्यूटी को भी हमें ध्यान रखना है कि हमने ये वैल्यूज़ पे कितना टाइम दिया है। इससे क्या होगा, जब आप टाइम स्पेंड करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो है मोशन को देखने का नज़रिया बदलेगा, और यही एनिमेशन में ज़रूरी है। -18.107 है, तो ये क्लोजेस्ट किसके होगा, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, फालतू में 107 एक वैल्यू था। तो ये हमारा एक आ गया है। अब क्या करेंगे, हम डेफिनेटली टेल को मैनेज करेंगे। तो टेल को ब्लॉक करते हैं। टेल का ये ऐसे करके ऐसे हुआ है। सबसे पहले हम सेकंड वाले को राउंड रोटेट कर देते हैं, इससे नहीं होगा प्रॉपर पूरा, तो ये हमने इसको किया है। ये तो आपका इसी तरीके से जा रहा है।
इसको थोड़ा सा और डाउन कर देते हैं, और टिप तो हमारा टॉप की ओर जाएगा ही। तो टिप को हम टॉप पे ऐसे एक बार चेक करते हैं। ये जो मोशन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बट पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं, और डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम, अब पोजीशन में भी डिफरेंस है। आप देखेंगे जो टेल का पोजीशन क्या है, क्योंकि इसमें W से हम नीचे नहीं ले जा सकते हैं, टेल का पोजीशन हम नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ घुमा सकते हैं। तो इसके घुमाने से क्या हमारा नीचे वाले पे मैच हो रहा है? ओके, हो रहा है। अब सही है। ठीक, कोई दिक्कत? ये सिर्फ है कि आपको देख के उसके अकॉर्डिंग मैच कर देना है। तो इस तरह की अगर आप ब्लॉकिंग करेंगे, और साथ में इंटरमीडिएट की समझो, ये क्या था इंटरमीडिएट की, इसको भी हमने लगाया है। इस तरह से अगर आप कीइंग करेंगे तो ग्राफ एडिटर पे भी आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, और डोप शीट पे भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग, रेफरेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें मोशन हो रहा है, और ये सारी चीज़ें अभी नेट पे अवेलेबल है। प्रॉब्लम कहाँ आएगा? जब आपके पास सिंगल कैरेक्टर होगा, वो किसी पर्सपेक्टिव में मुड़ा हुआ है, पर्सपेक्टिव इन द सेंस प्रॉपरली लेफ्ट या राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में नहीं है, आई जैसा देखता है उस तरीके से है विजिबल, तो उस केस में आपको इश्यू आएगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आपने ये प्रॉपरली कवर किया होगा तो वो भी आपको रोक रहा है। पिछले देखिए 12 o'clock पे मैंने शायद 11:45, 11:50 या 12 o'clock पे क्लास शुरू किया होगा, 30-35 मिनट्स से ऊपर हो गया है, और मैंने कितने 6 फ्रेम्स ही लगाए हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं लगाए हैं। इतना टाइम, और अभी मैं ग्राफ पे भी नहीं गया हूँ, ग्राफ तो बहुत दूर की बात है। तो सिर्फ ये 24 फ्रेम्स पे अगर आपने सही से की लगा दिया, पूरे एनिमेशन को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, तो आपका परफेक्ट आएगा। और परफेक्ट चाहे कोई भी साइकिल है, बहुत आसान होता है एनिमेशन। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ देख के कीज़ लगाने होते हैं। बाद में क्या होगा, जब हम अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ को देखना शुरू कर देंगे, अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके देखना शुरू कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अपना कैरेक्टर को एनिमेशन दे सकते हैं, और वो बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 6 पे की लग गया, ऑलमोस्ट हमारा इक्वल सही है। नहीं, अभी नहीं लगेगी, हम एक्सट्रीम पे ही लगाते हैं, बाद में देखेंगे कि इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारा जो है ये 12 पे 18 पे इसके बाद की लगाया है शायद, तो हमारा टेल तो नीचे की ओर मूव हो रहा है, लेकिन गलत टाइम पे हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये नीचे की ओर मूव तो हो रहा है, लेकिन अपने सही समय पे मूव नहीं हो रहा है। तो वो जो टाइमिंग का इशू है या जो वेट का इशू है, वो हम ग्राफ से भी सही कर सकते हैं। अभी हम एक्स्ट्रा यहाँ पे कीज़ लगाएंगे तो क्या इशू आ जाएगा, जितने कीज़ लगाएंगे उतने फिर हमें वहाँ डिलीट भी करेंगे, क्योंकि हम आँख से भी सही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, 5th पे स्क्वाश कर दिया, फिर यहाँ 6 पे स्ट्रेच किया है। एक ये चेक करेंगे नॉर्मल पोजीशन पे कब आ रहा है। ये देखिए आया है नॉर्मल पोजीशन पे,
और यहाँ से ये नॉर्मल पोजीशन पे गया है, तो क्या था हमारा 8th पोजीशन। 8th क्या था, नॉर्मल पोजीशन था। तो 6 के बाद हमारा 8 पे फिर से की लगेगा। आपने बड़ी चीज़ें नोटिस की और छोटा जो ये हो रहा था उसको, मेन तो हमारा बॉडी था, बॉडी स्क्वॉश हुआ था, फिर स्ट्रेच हो रहा था। हमारा ऑब्जेक्ट अभी भी स्ट्रेच ही है, और वो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया है। तो इसको अब हम क्या कर देंगे, 0 8th पे, ठीक है। इसका जो है y एक्सिस भी हम चेंज करेंगे अब, ठीक है। और क्योंकि अब हमें एक की मिल ही गया है तो इसको भी हम यहाँ चेंज कर ही लेते हैं। थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो और कम मेहनत करना पड़ेगा। इसको अगर हम मूवमेंट पहले कैच कर लेते हैं क्या है, ये मेरे ख्याल से इस पे की लग गया है, इस पे की लग गया है। मूवमेंट कैच कर लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ से सिर्फ इसको ऑब्जर्व, ये जो हमारा वाइट वाला है पहले इसको ऑब्जर्व करते किस डायरेक्शन में जा रहा है। अरे मोहो, ओके, इस पे कुछ खास मूवमेंट नहीं है। नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। इस पे या एक काम करते हैं, पहले इसके अकॉर्डिंग हम ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा सबसे आसान होता है। ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ तो लग रहा है मैच है, क्यों। तो लेट्स सी, हमारा नॉर्मल पोज पे आ गया। और ये पहुंच गया 18th पे। तो जो एक्शन हमें इनिशियली देखने में इतना आसान लग रहा था उसमें इतने सारे की फ्रेम्स या ब्लॉकिंग पोजेस थे। 0 3 6 8 हमारा इंटरमीडिएट हो गया, फिर 18। यहाँ पे कुछ खास हुआ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो अब हम जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। 24 to 48 पे अब हम जाते हैं। यहाँ से 24 48 फ्रेम्स। अब हम सीधे स्ट्रेच होने से पहले, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट रेफरेंस है इसीलिए मैं 28 पे कर दे रहा हूँ, बट पहले हमें कहाँ करना चाहिए था, 32 पे करना चाहिए। चलिए कर ही देते हैं 32 पे, कोई बात नहीं। तो क्या हो गया, एक्सट्रीमिस्ट पोज यही है, इसमें ये पूछ टकराया भी ज़मीन से।
अरे क्या प्रॉब्लम है आपको? तो हम एक्सट्रीमिस्ट पोज पे लेके चले जाते हैं। और अब हम इसे स्ट्रेच वो भी कर देंगे, स्क्वाश। ये देखिए स्क्वाश हो गया है बिल्कुल। साथ ही साथ टेल भी मैच कराते हैं। टेल मैच कराने के लिए हम यहाँ से टेस्ट दिखता नहीं है प्रॉपरली, तो हम यहाँ का यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा टेल नीचे की ओर गया है और ये सारे ऊपर की ओर। तो ये हमारा टेल नीचे की ओर गया है और बाकी सब ऊपर की ओर। तो ये हमारा चला गया ऊपर और ये चला गया टॉप पे। इसका डायरेक्शन भी है इनवर्ड्स। अब थोड़ा सा हमने एक्सट्रीम कर दिया है, तो इसको नहीं ये वाला ये थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, ज़्यादा ओवर एक्सेजरेट कर दिया था इसको मैच डन, सिंपल। तो हमारा 32 पे क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। नेक्स्ट पोज पे अब हम ब्लॉक करते हैं। पहले टॉप के सारे पोजेस ब्लॉक कर लेते हैं। अब जो पिछली तरीके से जैसे चल रहे थे वैसे अब नहीं बढ़ेंगे आगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा करने में। यही है हमारा 52 53। यहाँ से डाउनफॉल शुरू हो गया है। 52 हमारा 52 पे ही ये अपना फाइनल पोजीशन ले लिया। तो 52 पे हम इसको 0 कर देते हैं वैल्यूज़। और इसको उठा के हम वहाँ पे पहुँचा देते हैं। यस, हाँ गुड मॉर्निंग सर। आज ना मुझे छात्रों को मैंने बोल दिया कि थोड़े में खाली हो जाएंगे। जो कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है फॉर्मेट जो करवाना है आज कर एक फॉर्मेट करवाना ना कंप्यूटर फॉर्मेट, बस वो पेन ड्राइव का ज़रूरत होता है। फॉर्मेट तो बच्चे भी कर लेते हैं। पेन ड्राइव चाहिए होगा आपको। वो एक ऑफिशियल मैम के पास था, शायद मिसप्लेस हो गया, क्या हुआ मेरे को आइडिया नहीं। और भी तो वो कुछ कह रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, ये किसी पीसीस में आई थिंक इन दोनों में से किसी एक में माउस का यूज़ करने पे थोड़ा सा क्लिक रेट ख़त्म हो गया है। आप एक बार मेरे को खुद से बता देना। बाकी पीसीस में कोई इशू नहीं है, नॉर्मल यूज़ के लिए बहुत बढ़िया चल रहा है सारे। वो लास्ट वाला जो है करप्ट हो गया है, वो मैंने 2 दिन पहले ही बोला था इन्फॉर्म कर देने के लिए। और अगर पेन ड्राइव मिल जाता है तो ये लोग कर लें। अभी करा देती हूँ। और आज आप 2 बजे का सेमिनार कर रहे हैं, आप लोग को रिगिंग का सेमिनार मैम, वो कल जो है एक इशू फिर से हो गया है। अनिकेत तो बात नहीं, अभी आप क्लास ले लो, फिर मैं आपसे बताती हूँ आपको टाइम। हाँ, क्या कर रहे थे? अच्छा, जल्दी पोजीशंस मैच कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि अब इसके बाद वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। ब्लॉकिंग आपका जो है इसी तरीके से कंप्लीट करना है। अब आप कहें क्या चीज़? हाँ, ब्लॉकिंग के बाद का तो आपको थोड़ा सा ग्राफ में मैंने बताया, इनको भी
तभी बता पाएंगे जब ये ब्लॉक करके मेरे पास लेके आ पाएंगे। तो पहले इतना कर लेते हैं, इतना हो जाएगा तो फिर आप आगे ग्राफ के बताओ। हाँ, ग्राफ बहुत आसान चीज़ है, लेकिन ब्लॉकिंग के पोजेज आपके सही होंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, ये रिपीटेटिव पोजेज है। अब इशू क्या आएगा, जैसे आपने कोई ऑब्स्टिकल रखा है, आपका ये ऑब्स्टिकल चेंज हो गया है, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पे ना जंप करके यहाँ पे जंप कर रहा होगा, तो क्या आपके की फ्रेम्स बदल जाएंगे? आपके सिर्फ ये टॉप फ्रेम्स बदलेंगे, टेल के मोशन बदल जाएंगे? नहीं बदलेगा। आपका टेल का एंटिसिपेशन तो वही रहेगा ना, जो चेंजेस के टाइमिंग है वो भी वही रहेंगे। हवा में थोड़ी कोई लहराता है, बीच का ये यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप नहीं लहराएगा, वो तो ऊपर जाने के बाद एंटिसिपेट या ओवर फॉलो करता है, उसको ओवरशूट करता है। तो जब आप इस तरीके से रेफरेंस को यूज़ करेंगे तो ना तो आपको एंटिसिपेशन में प्रॉब्लम आएगा, ना ही ओवरशूट में प्रॉब्लम आएगा। एंटिसिपेट होता है प्रिपरेशन मोशन, और ओवरशूट होता है जैसे ही कोई चीज़ ख़त्म करते हैं, जैसे कि आप ट्रेन में खड़े हैं और ट्रेन अचानक से स्टॉप हो गई, तो आपके बॉडी में फिर भी मोशन रहता है, और इस वजह से आप क्या होते हैं, आगे की ओर खिसक के तब जाके रुकते हैं, उसको कहते हैं ओवरशूट। तो किसी भी मोशन को सडनली स्टॉप नहीं किया जाता है, उसके साथ क्या होगा, एक मोशन अटैच होगा। अब वो मोशन कौन करेगा, क्योंकि इसका बॉडी हैवी है और ये अपने बॉडी से ही जंप कर रहा है, तो और इसमें और डायमेंशंस नहीं दिए हुए हैं। अगर ये यहाँ पे इसके लेग होते तो लेग को रोकता और बॉडी आगे जाता फिर पीछे आता फाइनल मूवमेंट में, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो बॉडी में भी ज़्यादा फीचर्स है नहीं, तो उसको वो कराने के लिए, ओवरशूट कराने के लिए ये जो चीज़ है ये उसको फॉलो करेगा रुकते समय बस। तो क्योंकि आपके पास रेफरेंस है ही, पहले आपने एक एक्टिविटी बना ही ली है, कोई इशू आएगा ही नहीं। इसके बीच में 4-5 रख दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए इसके बाद के मोशंस, क्या दिक्कत है। तो पहले एक जंप तो कंप्लीट कर लीजिए, एक जंप कंप्लीट हुआ, कॉपी पेस्ट है उसके बाद का। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब ज़्यादा जंप करेगा तो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब हाइट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्ट्रेच होगा, हाइट कम होगा तो कम स्ट्रेच होगा। लेकिन वो तो बाद का चीज़ आ गया ना, वो तो 1 मिनट में आप बना के लेके आए, थोड़ा सा हमने वेट को मैच किया, अब ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब इसमें तो इशू नहीं आएगा, क्या अभी भी आएगा? नहीं सर, करते हैं, वैसे नहीं आएगा। ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, आएगा भी तो भी हम हैं, बस ट्राई कीजिए।